मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, गांधी फैमिली का है भी सर। यदि मान लीजिए कि भारत का बंटवारा हो गया, नेहरू जी की देन है। तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास आ गया, नेहरू जी की देन है। आप ये समझिए, एस्मा यदि आ गया 68 में, यदि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है आपने ले आया, इमरजेंसी आप लेके आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लेके चले आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दिया, 2G 4G 3G सब आपने कर दिया। इसीलिए मैं आपके गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूं। इसीलिए बजट में आपने जो बोला वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा सवाल ये है सर, इस बजट में सभापति महोदया, इस बजट में एक एंजल टैक्स जो है, हमने एंजल टैक्स खत्म किया 56(2). सभापति महोदया, ये सभापति महोदया 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब ने एंजल टैक्स लगाया 56(2) 2012 में, और उसका कारण था, होता क्या था कि प्रणब बाबू और चिदम्बरम के बीच में इतनी लड़ाई थी कि आप समझें कि वित्त मंत्री के ऑफिस और घर में बगिंग हो रहा था। बगिंग हो रहा था वित्त मंत्री के ऑफिस में, माने नहीं सकते बजट पर चर्चा करिए। और इस चक्कर में ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में, जितना बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी स्टैंड अप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, और माननीय तोता जो है, तोता महाराज, मतलब लिप्स ऑफ पैरट, नाम नहीं लूंगा सभापति महोदया क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे, तो ये जो है कि युवाओं को आज तक, क्योंकि इस पैसे का हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉरपोरेशन का कितना टैक्स आता है, इनकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, यह पूरा फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है। और उसमें 8% के आसपास ऐसा पैसा है जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसा देते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं सारे ऑपोजिशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो है लगातार बजट में बोलते रहे, और चूंकि ये एंजल टैक्स लगाया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार के लिए दिया जाए और उसको एबॉलिश किया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है वो रोजगार में आएंगे। लेकिन मैं इसके तह पर गया तो मैं आपको बताऊं कोई नई बात नहीं है। सभापति महोदया, 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया और लगा कि फोर्स की कमी है, तो भारत में 1962-63 में नेहरू जी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया। ऐसा नहीं है कि केवल फौज के लिए जो है अभी 5 साल का अग्निवीर स्कीम आया है, इसके पहले भी इस देश में 1962 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आ गया। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मैंने सारे डिबेट पार्लियामेंट के, लोकसभा, आपको मैं बताऊं कि जो अफसर ज्वाइन करते हैं उनकी नौकरी 5 साल से 10 साल होती है और अब वो 14 साल हो गई। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा या राज्यसभा में या सदन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों होगा। सर्विस तो एक ही है ना। आर्मी में भी जो अफसर के ग्रेड के लोग हैं, एक ग्रेड ऐसा है जो परमानेंट चलता है, दूसरा ग्रेड ऐसा है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल के लिए चलता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन आज हो रहा है, और आज हो रहा है क्यों? करे कोई भरे कोई। मैं आपको बताऊं कि मैं ये 1992-93 का 92-93 का कमिटी ऑफ एस्टीमेट का रिपोर्ट लेकर आया हूं। यहां रिपोर्टें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। आपको
आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1966 ये पूरे सदन और पूरे देश को जानने वाली बात है, रिपोर्ट से लेकर आया हूं मैं, कोई भारत सरकार का कोई कागज लेकर नहीं आया। 1966 में इंदिरा जी आर्मी के रिक्रूटमेंट पर सीलिंग लगा दी। ये सबके समय, और ये डिपोजिशन में सेक्रेटरी डिफेंस ने कमिटी ऑफ एस्टीमेट को हेड कांग्रेस पार्टी के मनोरंजन भक्त कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। 66 में सीलिंग लग गई। सीलिंग लगने के बाद आप पूरे दुनिया को बताते हो कि हमारे यहां इतनी ही आर्मी रहेगी, इतनी ही नेवी रहेगी, इतनी ही एयरफोर्स रहेगी। आप सीलिंग लगा दो और आप हमको कहो कि अब इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, आप यदि फोर्स को बढ़ाना चाहोगे। दूसरा, इस सीलिंग के बाद उसी कमेटी की रिपोर्ट है 1975 में और 1989 में, दो कमेटी इन्होंने और बनाई कि आर्मी को यंग कैसे रखा जाए। और मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण यह है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी जब बनाया गया था, उस शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी पूरे यूपीएससी में, राज्य में, सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया था। और उसका प्रभाव यह था, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गौरव गोगोई को बताना चाहता हूं कि इस देश के जो होम सेक्रेटरी हुए वीके दुग्गल, वो भी एसएसबी के ही रिक्रूटमेंट थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए और उसके बाद वो आईएएस बने। आज अग्निवीर पर 75 में कमेटी बनी, 89 में कमेटी बनी, और इन्होंने मैन पावर के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद यह कहा कि आपको 5 साल और 7 साल के लिए, 1975 की बात है, ध्यान रखिएगा सभापति महोदया, 1975 से लेके आज तक 2019-20 तक लगभग 40 साल 45 साल तक जो रिपोर्ट है वो गड्ढे में रही, खाते में रही, मैन पावर की कमी रही, ना आर्मी में आदमी रहा, ना नेवी में आदमी रहा, ना रिक्रूटमेंट सबको अच्छा हुआ। आज यदि वो रिपोर्ट आर्मी के कहने पर इंप्लीमेंट हो रही है तो आप युवाओं को देश के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हो कि आप हमारे यहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ सारे लड़के रोड पर आ रहे हैं, उस तरह का रोड ला रहे हो। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? यह दूसरा सवाल है जिसमें कि हम बच्चों को एंगल टैक्स लगा के, एंगल टैक्स खत्म करके, जिसमें बच्चों का कॉर्पोरेट टैक्स 18% करके बच्चों को हम रोजगार देना चाहते हैं, और आप उसमें अराजकता पैदा करना चाहते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बहुत सुना A1, A2, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता स्पीकर महोदय, हमारे ऊपर आरोप है कि हम 2 कॉरपोरेट को मदद करते हैं। आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के डीबीटी स्कीम के पहले भारत में 1952 से भी एक डीबीटी स्कीम था, लाइसेंस परमिट कोटा राज का डीबीटी स्कीम था। डी से डालमिया, बी से बिरला, टी से टाटा, यही 3 ऐसे लोग थे, उसमें बजाज को भी जोड़ लीजिए, चौथा डीबीबीटी यदि करना हो तो। जूता सिलाई से चंडी पाठ तक इन्हीं लोगों को करना था। कार वो बनाएंगे, अखबार वो चलाएंगे, सीमेंट वो चलाएंगे, स्टील वो चलाएंगे। हमारी जब सरकार आई वो तो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। और ये जो कॉरपोरेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इस टैक्स का, ये जो 32 लाख 33 लाख करोड़ टैक्स आता है, इस टैक्स में ये जो 500 कंपनी जिसको ये गाली देने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर जब ये सरकार चलती है, तो आपके लिए बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाओ बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, उनके चुनाव में आपको चुनाव में पैसा दे बहुत बढ़िया है। लेकिन जब गाली देने की बात, ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्षी ने देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं, खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इंपॉर्टेंट है, वैसा ही दूसरा अमीर भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यदि आप देखें तो ये जो 2 कंपनियां हैं, ये 2 कंपनियां हैं, ये 2 कंपनियां लगभग 3 लाख करोड़ जो है। रूल्स किस रूल्स के तहत? रूल नंबर माइक मैम, रूल नंबर 356।
Now read the rule. Madam Speaker, you once reminded the member about speaking about the finance bill. 356 says that the Speaker, after having called the attention of the House to conduct of a member who persists in irrelevance or injurious repetition, either in one's own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct that the member to discontinue the speech. Honorable Chair once reminded the respected member about this. Sir, kindly invoke. रिपीटेशन। मैं एंजल टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं। एंजल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे आप डिरेल कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिस AA कंपनी को आप कह रहे हो वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। आप क्या चाहते हो? कंपनी बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो? बैंकों ने जो लाखों लाख करोड़ के जो है आपकी तरह जो फोनो बैंकिंग में वो बैंक बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो क्योंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है? तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? आप महासचिव कहिए सर, आप कहिए कि तोते की बहन जो है शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। प्लीज बजट पर कंप्लीट करिए। एक बयान हमने ये फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है अध्यक्ष महोदया, पीएमएलए का। और इस सदन में जितने लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। सीबीआई तो खैर अलग संस्था है, लेकिन इनकम टैक्स और ईडी ये दो महत्वपूर्ण है। और इस फाइनेंस बिल में भी ईडी के लिए कई एक चीजें जो है वो बताई गई है। अब आप ये बताइए सर महोदया कि 1988 में मैं जब तोते की लिप सर्विस की बात करता हूं तो बड़ा गुस्सा आता है, तोता तोता कहते हैं। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीजें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है कहां व्हाइट मनी है। कभी अपने गिरेबान में झांका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे। आप लागू नहीं कर पाए। आप किसको साथ दे रहे थे? किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा। और ये जितना स्ट्रिंजेंट है, जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था। जब मैं बोलकर खड़ा बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानुसी आदमी को जो है, जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है,
उसी को कोट करते हुए यह रिपोर्ट आया। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोड पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लोग बदल दें। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब, जो चिदम्बरम साहब का कानून है, उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे।